मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन। हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक लेवल्स कैसे डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, उनके फार्मूलाज कैसे हैं और कैसे कैलकुलेशन होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो ये टॉपिक हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब मितव्ययी आदेश मात्रा, यानी जब हम परचेज़ करते हैं तो देखिए कल हमने जब पढ़ा था तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी एक फॉर्मूले में हमने यूज़ किया था। तो क्वांटिटी कितना होना चाहिए, आप जब सपोज कीजिए आपने पूरे एनुअल कंजप्शन आपने डिसाइड कर लिया कि हम साल भर में 10,000 या 12,000 यूनिट्स को यूज़ करेंगे। अब ओवरऑल तो पता लगा कि आप 12,000 यूनिट्स को यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल के या जो भी मटेरियल आपका इंग्रेडिएंट है उसकी, लेकिन अब इसे हमें जब खरीदना होगा तो खरीदते समय हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्या पूरी 12,000 पूरे साल की एक साथ खरीद के रख लें या हर एक महीने 1-1 हज़ार खरीदें। तो जो ऑर्डर हम दे रहे हैं वो एक ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए, तो इसके लिए हम जिस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं वो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे कहा जाता है EOQ। EOQ का मतलब ये है क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट ईच टाइम विच विल गिव मैक्सिमम इकोनॉमीज इन EOQ। यानी हम जब माल खरीदते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली आपको जब ऑर्डर देते हैं तो एक कॉस्ट लगती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। यानी एक बार अगर आप ऑर्डर देंगे तो क्या होगा, ऑर्डर को प्लेस करना है, आपको माल आना है, तो वो सारी की सारी जो कॉस्ट होगी वो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, जिसे मटेरियल एक्विजिशन कॉस्ट भी कहा जाएगा। उसके बाद जब आप माल मंगा लेंगे तो उस मंगाए हुए माल को जब तक आप कंजप्शन नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज पे रखना पड़ेगा। तो उस पे जो खर्चे लगते हैं उसे कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। और तीसरा कॉस्ट होती है आपकी मटेरियल की ओवरऑल कॉस्ट, यानी जैसे 10 रुपये पर केजी मटेरियल है तो 10 रुपये तो मटेरियल का एक ऑर्डर देने में कितना खर्चा लगता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। और जो ख़रीदा हुआ माल है उसको वेयरहाउस या स्टोर में रखने की जो कॉस्ट होगी वो हमारी स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट हो जाती है। तो ओवरऑल हम इस तरह से एक ऑर्डर को प्लेस करते हैं, कितनी क्वांटिटी हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो मटेरियल की ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है एक तरह से, इसे हम मिनिमाइज़ कर सकें। यानी हम आर्थिक आदेश मात्रा के बारे में ये कह सकते हैं कि खरीदे जाने वाली सामग्री की वो क्वांटिटी है जिस पर हमारा मिनिमम खर्चा करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑर्डर देंगे तो क्या होगा, अगर आप सोचते हैं सपोज कीजिए आपको 12,000 यूनिट्स चाहिए, आपने कहा हर महीने हम तो 1-1 हज़ार यूनिट्स मंगाएंगे, ठीक है। तो आपको जब माल खरीदते हैं तो माल खरीदने में आपको कैरियज इनवर्ट देना पड़ेगा, आपको मजदूरी चुकानी पड़ेगी, जो माल आया है उसके आपको फिर चेकिंग भी करना पड़ेगा, उसको स्टोर में जब रखने के लिए जाएंगे तो पूरी अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, तो उसके खर्चे होंगे। लेकिन दूसरा इसका ऑपोजिट बात करें कि आप कहा कि हम तो 6,000 या 12,000 एक साथ ही मंगा लेते हैं, तो 6,000 या 12,000 एक साथ मंगाने में क्या होगा, अगर ज़्यादा सामग्री एक साथ खरीद लेंगे तो आपको स्टोरेज का खर्चा है जिसका किराया आपका लगेगा या उसका इंश्योरेंस लग सकता है, और प्लस आपका जो कैपिटल वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा उस पर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है वो इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हम दोनों में ही बैलेंस कर लें, स्टोर में रखने वाले एक्सपेंसेज प्लस हम जो माल खरीदने के एक्सपेंसेज हैं, इन दोनों ही एक्सपेंसेज में इस तरह से एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट एक तरह से हमारा मिनिमम हो सके या एक तरह से मितव्ययी हो सके, इसीलिए इसका नाम मितव्ययी आदेश मात्रा या आर्थिक आदेश मात्रा भी कहा जाता है। फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट में लिखेंगे 2 × C × O, C की जगह कई बार बुक्स में A भी यूज़ होता है, इज़ डिवाइडेड बाई U × I, और कई बार IC भी यूज होता है। देखिए फॉर्मूले में अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही जैसा है। जैसे EOQ का फॉर्मूला का मीनिंग होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसके बाद है C, अब C लिखिए चाहे A लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है एनुअल कंजप्शन, यानी आप पूरे साल में कितनी यूनिट्स, एक महीने की अगर इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा इसे आप साल में कन्वर्ट कीजिएगा तो एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड या एनुअल कंजप्शन कितना होगा वो C हो जाता है। O का मतलब है एक आदेश अगर आप देंगे तो आदेश देने पर, एक बार आदेश देने पे, सपोज कीजिए आपको लगता है, आपको क्वेश्चन कहता है कि एक आदेश देने में हमें जो है वो 3 रुपये लगते हैं या 5 रुपये लगते हैं एक आदेश देने में, तो वो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो जाएगा।
उसके बाद चाहे IC बोलिए, कुछ बुक्स में IC लिखा है, कुछ बुक्स में UI लिखा है, दोनों ही एक साथ टर्म चलेगा। यानी एक यूनिट को कैरी करने की हमारी कॉस्ट कितनी होती है, यानी एक इकाई के भंडारण पर एक साल में कितना % कॉस्ट, कितना रुपया लगता है, वो परसेंटेज में हम निकालेंगे। वो हमारा एक तरह से I और C का वैल्यू हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपीज़ है और नॉर्मली जो कैरिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज में गिवन होती है क्वेश्चन में, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का 10% है, तो 10 रुपीज़ है और 10% करेंगे तो 1 रुपीज़ नीचे डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते हैं। एक प्रैक्टिकल जैसे एग्जांपल आपके सामने मैं बोल देती हूँ। सपोज कीजिए कि आपको साल भर में जो रिक्वायरमेंट है वो 1600 यूनिट्स की है, ठीक है। तो C तो हो गया आपका 1600 यूनिट्स। उसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि ऑर्डर देने की जो लागत है वो 100 रुपीज़ पर ऑर्डर है, तो O हो गया आपका 100 रुपीज़, राइट। तो ऊपर की वैल्यूज़ तो हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1600 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन ये कहता है कई बार डायरेक्ट भी दे सकते हैं UI की वैल्यू या IC की वैल्यू, और कई बार आपको परसेंटेज में दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक साल तक एक यूनिट को कैरी करने पर 8 रुपीज़ खर्च होते हैं, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। परसेंटेज कहे तो यूनिट कॉस्ट को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इस तरह से हम करके नीचे डिवाइड कर देंगे 8 से और इसका ओवरऑल रूट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि एक बार में आपको 200 यूनिट्स परचेज़ करना चाहिए। अगर आप इन 200 यूनिट्स से ज़्यादा खरीदते हैं तो भी आप देखिएगा 3 तरह की कॉस्ट को प्लस करके देखिएगा, जिसके अंदर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, उसकी कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे और टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे, राइट। तो यूनिट कॉस्ट में प्लस कर देंगे तो ओवरऑल जब कॉस्ट निकालेंगे तो ये जो 200 यूनिट्स वाला पॉइंट है वहाँ पे हमारी एनुअल कॉस्ट मिनिमम निकल के आएगी, राइट। तो कुल लागत जहाँ मिनिमम होती है वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दें। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आएगा, वो ये होता है कि कई बार आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दे रखा है, पहले इसको समझा देती हूँ कि एनुअल कंजप्शन आपका कितना है 5000 यूनिट्स का है, राइट। और जो खरीदने की लागत है जिसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं वो आपका 10 रुपीज़ पर ऑर्डर है, और जो स्टोरेज कॉस्ट है वो 0.5 यूनिट कॉस्ट है, उसका 10% है। तो देखिए EO की फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट, इज़ डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है 0.5 रुपीज़ है और इसका 10% कैरिंग कॉस्ट है। तो 0.5 का 10% से डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल जाता है, वैल्यूज़ निकल के आ जाती है और वो आती है कि हमें एक बार में 1414 यूनिट्स को परचेज़ कर लेना चाहिए। यहाँ जो मैंने नोट लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने तो डिसाइड किया कि मैं तो एक बार में 14 यूनिट्स यानी 1414 यूनिट्स खरीदेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो बेस्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने हिसाब से ऑर्डर देंगे तो हम तो जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं तो हम एक प्रोडक्ट को आपको 0.5 रुपीज़ में दे रहे हैं, उसी में ही देंगे। लेकिन अगर वो हमें एक ऑप्शन दे देते हैं कि आप एक साथ पूरा 5000 खरीद लेते हैं या एक साथ 2000 खरीदते हैं या 2500 खरीदते हैं, इस तरह का कोई ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, जिसे कहते हैं कि अगर डिस्काउंट की आपको सप्लायर इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर आप ज़्यादा का ऑर्डर देंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो फिर सिर्फ EOQ के बेसिस पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। हम क्या करेंगे, जो EOQ निकालेंगे उसमें EOQ में एक बार ये जो वैल्यू निकली है EOQ की जैसे 1414, इसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे कि हमारी विदाउट डिस्काउंट टोटल कॉस्ट कितनी आती है। टोटल कॉस्ट में 3 चीज़ें जोड़नी है, बार बार बोल रही हूँ मैं कि एक तो परचेज प्राइस, जैसे यहाँ हम खरीदेंगे 5000 यूनिट्स, ठीक है, 0.5 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से तो परचेज प्राइस निकल के आ जाएगी। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितने ऑर्डर्स आप देंगे मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज़ पर ऑर्डर हमारा निकल जाएगा, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाता है। और कैरिंग कॉस्ट जो है, जैसे एक बार में 14 यूनिट्स आप खरीदेंगे तो कैरिंग कॉस्ट एवरेज होती है, क्योंकि सारी यूनिट्स आपको हमेशा रखनी नहीं होती। आप क्या करते हैं, कंजप्शन भी करते चले जाते हैं, यूज़ करते चले जाते हैं, तो शुरू में ज़्यादा यूनिट्स होगी, बाद में आपकी कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। तो इसका एवरेज फॉर्मूला चलता है, यानी डिवाइडेड बाई 2, जैसे 1414 डिवाइडेड बाई 2 और कैरिंग कॉस्ट हमारी हो गई यहाँ पे 0.5 का 10%, तो उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये विदाउट डिस्काउंट कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद
सप्लायर अगर आपको कहता है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर जो सप्लायर क्वांटिटी बता रहा है उसको EOQ मानते हुए हम उसका फॉर्मूला लगा लेंगे कि ओवरऑल कॉस्ट विद डिस्काउंट कितना होगा और विदाउट डिस्काउंट कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट जहाँ कम आती है उस ऑप्शन को हमें अवेल कर लेना चाहिए। अगर EOQ पे टोटल कॉस्ट कम रहती है तो हमें कहेंगे कि हमें डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने हिसाब से जो ऑर्डर दे रहे हैं वही फाइनल है। लेकिन कई बार डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट्स हमें मिल जाते हैं, तो ऐसे में डिस्काउंट फैसिलिटी अवेल कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, नॉर्मली आ ही जाता है हर साल, चाहे वो 4 मार्क्स में आए चाहे वो 20 के पार्ट में निकल के आए, लेकिन EOQ नॉर्मली कहीं ना कहीं ज़रूर आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट बनता ही है। तो ये आपका EOQ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ABC एनालिसिस, यानी हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब स्टोर में हम माल रखते हैं, देखिए जब स्टोर में माल रखेंगे तो क्या होगा, कुछ माल ऐसा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अगर घर में भी रखते हो तो क्या करते हो आप, अपनी अलमीरा में अपना जो ज्वेलरी है या जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, उसको आप डबल लॉक में या अंदर लॉकर में रखते हो, जबकि घर के जो दूसरे सामान होते हैं वो दूसरे रूम्स में बिखरे हुए होते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो आप बाहर भी कई बार छोड़ देते हैं, राइट। तो जिस तरह से हम घर का स्टोरेज का एक तरह से एनालिसिस करते हैं ताकि कंट्रोल प्रॉपर तरीके से हो सके, वैसे ही स्टोर में रखे हुए माल को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। एक कैटेगरी में वो माल रखेंगे जो बहुत हाई प्राइस इन्वेंट्री है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। बी कैटेगरी में वो आएगा जो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव इन्वेंट्री है ए कैटेगरी से, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो मॉडरेट है। सी कैटेगरी में वो ले लेते हैं जो आती तो बहुत सारी है, जैसे आप अगर लेने जाओगे अपने सामान अपनी शॉप के लिए, सपोज कीजिए आप कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसे जैसे लोहे का सामान है या कुछ ऐसा सामान है जो क्वांटिटी तो बहुत सारी आती है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हम ABC एनालिसिस कर देते हैं और हम कंट्रोल किस पे करेंगे सबसे ज़्यादा, ए यानी वही जो मैनेजमेंट हम जो करते हैं वो मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन का सिद्धांत यहाँ पे आ जाता है कि सब पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर मटेरियल का एनालिसिस ABC, स्टोर का जो इन्वेंट्री एनालिसिस करते हैं, इन्वेंट्री का जो कंट्रोल करते हैं वो ABC एनालिसिस भी हो सकता है। और कई बार एक टेक्निक जो है वो और निकल के आई है कि आप क्या कर सकते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, यानी जब ज़रूरत है तभी खरीदिए, पहले से मंगा के नहीं रखिए। पर इंडिया में ये कंसेप्ट नॉर्मली चलता नहीं है, पर चूँकि सिलेबस का पार्ट है तो JIT का मीनिंग तो आपको आना ही चाहिए कि हमें जितना मटेरियल रिक्वायर है उतना हम खरीदें। इस तरीके से खरीदेंगे प्रोडक्शन भी हमारा इंटरप्ट नहीं हो और स्टोरेज कॉस्ट हमारी बिल्कुल मिनिमाइज हो सके, तो वो टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली करके देखिए। थैंक यू।